नमस्कार, न्यूज 18 आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। केदारनाथ से बड़ी खबर आ रही है। हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से मौत का मामला सामने आया है। हेली के टेल रोटर की चपेट में आने से मौत हुआ है। यूकाडा के फाइनेंशियल कंट्रोलर की मौत हो गई है। ये वही हेलीकॉप्टर है, उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। केदारनाथ में फिलहाल मौसम का मिजाज काफी बदला हुआ है। केदारनाथ में मौसम साथ नहीं दे रहा है और इस बीच हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से मौत का मामला सामने आया है। हेली के टेल रोटर की चपेट में आने से मौत हुई है। यूकाडा के फाइनेंशियल कंट्रोलर की मौत हुई है। हेलीकॉप्टर की चपेट में आने से एक की मौत है। यूकाडा के फाइनेंशियल कंट्रोलर की मौत का मामला सामने आया है और एक्सक्लूसिवली आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं इसी हेलीकॉप्टर की और इसी से मौत हुई है एक व्यक्ति की। सत्येंद्र भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्येंद्र, पूरा मामला क्या है, विस्तार से बताएं। सत्येंद्र, आप तक हमारी आवाज आ रही है? तो सत्येंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां केदारनाथ धाम के कपाट माफ कीजिएगा 25 अप्रैल को खुलने वाले हैं और ऐसे में उससे पहले ही हादसे की खबर सामने आ गई है। यूकाडा के फाइनेंशियल कंट्रोलर की मौत हो गई है। टेल रोटर की चपेट में आने से मौत की खबर है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर से दुर्घटना का मामला सामने आया है और यूकाडा के फाइनेंशियल कंट्रोलर की मौत हो गई है। ऐसे में पता चल रहा है कि हेली के टेल रोटर से यह दुर्घटना हुई है और अभी आपको यह तस्वीर हम एक्सक्लूसिवली दिखा रहे हैं उसी हेलीकॉप्टर की। केदारनाथ हेलीकॉप्टर से बड़ी दुर्घटना और यहां पर यूकाडा के फाइनेंशियल कंट्रोलर की मौत हो गई है। हेली के टेल रोटर से दुर्घटना की बात सामने आ रही है और ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं। फाइनेंशियल कंट्रोलर का नाम अमित सैनी बताया जा रहा है। रामनगरी अयोध्या में भव्य मंदिर बन रहा है। राम मंदिर का जलाभिषेक का आज कार्यक्रम लगातार जारी है। इसके लिए विश्व के 155 देशों की पवित्र नदियों से जल मंगवाया गया है। जलाभिषेक कार्यक्रम में कई देशों के राजनयिक और आध्यात्मिक गुरु भी हिस्सा ले रहे हैं। पुणे के 9 वैदिक विद्वान मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम की शुरुआत किए। बता दें कि पाकिस्तान, चीन और उज्बेकिस्तान समेत 155 देशों से जल मंगवाया गया है जलाभिषेक के लिए और यहां पर चौखट पर जलाभिषेक किया जाएगा। भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगातार जारी है और ये वो लोटे आपको हम दिखा रहे हैं। इन्हीं लोटे में जल है जो कि 155 देशों से मंगवाया गया है जलाभिषेक करने के लिए। कई देशों के बड़े चेहरे भी यहाँ पर मौजूद हैं और विधि विधान से आज जलाभिषेक होगा। इसी जल से जलाभिषेक होगा। अब ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इसी जल से जलाभिषेक होगा। दूसरी तस्वीर आपको मंत्रोच्चारण के साथ जो है पूरे विधि विधान से जलाभिषेक किया जाएगा और जो गणमान्य व्यक्ति हैं, मेहमान हैं, वो भी पहुंच चुके हैं। राम मंदिर का दिव्य अभिषेक होगा, जलाभिषेक होगा और ये 3 तस्वीर अयोध्या में मेहमान आ गए हैं। राम मंदिर का जलाभिषेक है क्योंकि इसी सिलसिले में आए हैं। कई देशों से राजदूत इसमें शामिल हुए। देखिए, तैयारी पूरी है। प्रभु श्री राम के चरणों में नमस्कार करने के लिए, जल अर्पण करने के लिए और रामलला के प्रति उनके आदर्शों में अपना विश्वास व्यक्त करने के लिए आज हम पूरे जोर शोर से दिल्ली और अयोध्या निवासियों के साथ आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। और अब आपको ताज मोहम्मद से मिलवाते हैं। ताज मोहम्मद इस्लामिक देशों से जल लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। सुल्तानपुर के रहने वाले ताज मोहम्मद तजाकिस्तान में रहकर दवा का व्यवसाय करते हैं। ताज मोहम्मद ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, आप भी सुनिए। तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान
और पाकिस्तान, ये सेंट्रल एशिया पूरा और पाकिस्तान का जल मैंने उपलब्ध कराया आदरणीय डॉक्टर विजय जोली जी को। और हम ये पिछले 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं, क्योंकि एक दिन में ये काम नहीं हुआ। शुरू में हमारे पास 118, पहले 88 देशों के थे शुरू के 5-6 महीने में, फिर 118 देशों के हुए, फिर 125 देशों के हुए, फिर पिछले साल जब राजनाथ जी के घर पे हमने इसका वहाँ पे उन्होंने पूजन कराया, तो अब उन्होंने और प्रेरणा दी कि यार दुनिया में 193 देश हैं और आप 125 ही लाए। तो हमने बोला साहब समय दीजिए। फिर उन्होंने बोला ठीक है आप करिए, कोई जल्दी नहीं है, इसमें क्या है, अभी तो निर्माण कार्य चल ही रहा है। तो उसके बाद पिछले 6-7 महीनों में हमने और करीब 25-30 देशों का, तो अभी हमारे पास टोटल 155 देश के हो गए। पाकिस्तान से जो जल आया उसको लेकर बड़ी असुविधा हुई ऐसा बताया गया। हाँ, पाकिस्तान से जो जल आया वो हमारे वहाँ पे भारतीय मूल के मित्र हैं जो हिंदू समुदाय से हैं, वो वहाँ पे एक मंदिर है उसके संरक्षक हैं, उन्होंने वो जल भेजा दुबई, फिर दुबई से हमारे पास भारत में मिला। नितिन गोस्वामी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, आज का दिन जो है इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। इससे पहले शायद ही ऐसा कभी हुआ हो कि 155 देशों के जल से जलाभिषेक किया जाएगा। जी बिल्कुल, आज का दिन ये इतिहास के स्वर्णिम अवसर में है। पूरे विश्व के 155 तमाम जो सरोवर हैं, समुद्र हैं, पवित्र नदियां हैं, उनका जल आज एकत्रित करके राम भक्त आज अयोध्या पहुंचे थे। इसमें कई देशों के राजदूत, प्रवासी भारतीय, इसके अलावा दिल्ली के स्टडी ग्रुप के मेंबर करीब 450 लोग थे। और ये बाकायदा इसका पहले पूजन हुआ है। वैदिक ब्राह्मण जो पुणे से आए थे उन्होंने इसका विधिवत पूजन कराया और उसके बाद अब ये जल भगवान रामलला के परिसर में लेकर दिल्ली स्टडी ग्रुप के जो कार्यकर्ता है वो राम जन्मभूमि परिसर में गए हैं। और अब भगवान रामलला के दर्शन उपरांत ये भगवान रामलला का 2.77 एकड़ में बन रहे निर्माणाधीन भवन के पूरे परिसर को का जलाभिषेक करेंगे, जिसमें मुख्य होगा भगवान रामलला के सिंह द्वार का जलाभिषेक। तो जो जल है वो उसमें, और मजे की बात यह है कि लगभग 6 इस्लामिक देश जिसमें पाकिस्तान, बाबर की जन्मस्थली कजाकिस्तान और तमाम जो इस्लाम के 6 देश हैं वहाँ के जल भी यहाँ पहुंचे। और उस जल को लेकर अयोध्या एक मुस्लिम समाज के लोग आए हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धा व्यक्त की। तो जाहिर सी बात है जो पूरे विश्व में एक पैगाम गया वो अलग, और आस्था और श्रद्धा का आप जो विशेष संगम है। आज सुबह से ही भगवान राम की नगरी में जो लोग मौजूद हैं वो भगवान राम के जयकारों, अभी हमने आपको दिखाया होगा कुछ जो लोग जा रहे थे वो जल लेकर रामलला के परिसर में बाकायदा भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, और बाकायदा एक श्रद्धा सर पर कुछ लोग जल लेके जा रहे हैं, कुछ लोग नंगे पैर गए। और ये मामूली लोग नहीं है, ये प्रवासी भारतीय है, कई देशों के राजदूत हैं, इसमें कई विशेष संगठन के लोग हैं। और श्रद्धा इस कदर कि चिलचिलाती गर्मी में 43 डिग्री का तापमान, और श्रद्धा के पथ पर जन्मभूमि जो निर्माणाधीन पथ है उस पथ पर ये उस पथ से अंदर गए। हालांकि अब इसके आगे मीडिया को प्रवेश नहीं दिया। हम जिस पथ पर हैं मैं कहूंगा अपने कैमरामैन से वो दिखाएं, इसको जन्मभूमि पथ है, ये नया पथ बन रहा है, यहाँ पर यात्री सुविधा केंद्र है। और इसी जगह से श्रद्धालु जो हैं, जो 450 राम भक्त हैं जो भगवान रामलला के निमित्त सरयू का सब विश्व की 155 नदियों के जल लेकर पहुंचे थे, वो इसी रास्ते से भगवान रामलला के परिसर में गए हैं। अब इसके आगे ये एक बस खड़ी है, 2 बस। अब वहां से जब ये लोग निकलेंगे तो बाकायदा बसों के माध्यम से इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए, लेकिन जो सुरक्षा कारण है उसके वजह से इसके आगे लोगों को पैदल जाना पड़ा। और लगभग 1.5 किलोमीटर 1 किलोमीटर यहाँ से रामलला के परिसर में। ठीक है निमिष, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं सीएम योगी वाराणसी पहुंच गए हैं, बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे, काल भैरव के सीएम दर्शन भी करेंगे, काशी विश्वनाथ में पूजा अर्चना भी करेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के दौरे पर हैं और यहां पर वो बीजेपी नेताओं से मुलाकात करेंगे। निकाय चुनाव के मद्देनजर खास तौर पर ये मुलाकात बेहद अहम है। काल भैरव के सीएम दर्शन करेंगे, इसके अलावा काशी विश्वनाथ धाम में पूजा भी करेंगे। जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आते हैं तो वो काशी विश्वनाथ जरूर जाते हैं और यहाँ पर वो पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन कहा यह भी जाता है काशी का कोतवाल काल भैरव, बगैर काल भैरव के दर्शन किए काशी विश्वनाथ के दर्शन पूरे नहीं होते, इसीलिए काल भैरव के भी दर्शन करने जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उपेंद्र हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। उपेंद्र, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या होगा और कितना खास होगा आज का दौरा वाराणसी का?
उपेंद्र, आप तक मेरी आवाज आ रही है? पहुंच गए हैं और यहाँ से वो काशी विश्वनाथ धाम के लिए निकल चुके हैं और काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन के साथ ही काल भैरव के दर्शन करेंगे और वहां से काल भैरव के दर्शन करेंगे और वहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सतुआ बाबा आश्रम जाएंगे, जहां महंत संतोष दास की मां की 13वीं है। उस 13वीं कार्यक्रम में मणिकर्णिका घाट में स्थित उनके आश्रम में जाएंगे और वहां से सीएम योगी आदित्यनाथ निकाय चुनाव का शंखनाद भी आज काशी से करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर बड़ी बैठक करेंगे, जिसमें सभी बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं काशी क्षेत्र के वो शामिल होंगे, कार्यकर्ता शामिल होंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे। तो आज बेहद अहम दिन है चुनाव के लिहाज से, निकाय चुनाव के लिहाज से, क्योंकि बीजेपी का काशी गढ़ मानी जाती है ये सीट और लंबे वक्त से जब से नगर प्रमुख से ये सीट नगर निगम में बनी है करीब 1995 से, तब से यहाँ पर बीजेपी का ये अभेद किला रहा है वाराणसी नगर निगम सीट। तो इस बार भी इस किले को कोई भेद ना सके, चक्रव्यूह कुछ इस तरीके से तैयार किया जाए ताकि बीजेपी प्रत्याशी की जीत हो, अशोक तिवारी की जीत हो। साथ ही साथ जो पूर्वांचल के अलग अलग जिलों में बीजेपी के प्रत्याशी हैं जहां पहले चरण में मतदान होना है, उन सभी प्रत्याशियों को, वहां के कार्यकर्ताओं को, वहां के बड़े पदाधिकारियों को आज बुलाया गया है। रोहिण्या स्थित जो काशी क्षेत्र का कार्यालय है वहां पर यह मीटिंग रखी गई है। तो बेहद अहम मीटिंग है निकाय चुनाव को लेकर, जिसको खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर तैयारियों को परखेंगे और साथ ही साथ जीत का मंत्र देंगे। तो अभी से कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ काशी विश्वनाथ धाम पहुंचेंगे और वहां दर्शन पूजन के साथ, काल भैरव में दर्शन पूजन के साथ संतोष दास की मां की 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के बाद निकाय चुनाव को लेकर इस बैठक के जरिए निकाय चुनाव में का श्री गणेश आज काशी से करेंगे। तो ये तमाम सारी तैयारियों के मद्देनजर सभी जो अहम पदाधिकारी हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर के हों, चाहे काशी क्षेत्र के हों, क्षेत्र स्तर के हों, चाहे जिला स्तर के हों, सभी को बुलाया गया है। और जो काशी से 2 सीटें हैं, यानी कि वाराणसी नगर निगम की और उसके अलावा गंगापुर नगर पंचायत की, तो इन दोनों सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से कुछ देर बाद बैठक को संबोधित करेंगे और बैठक करेंगे। बैठक को लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। रोहिण्या का जो काशी क्षेत्र का कार्यालय है वहां ये बैठक रखी गई है और उससे पहले यहां से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब निकल चुके हैं। तमाम सारे जो संगठन के बड़े चेहरे थे वो यहाँ पर पहुंचे थे और मुख्यमंत्री ने उन सभी से जो काशी चुनाव को लेकर जो मीटिंग है, काशी चुनाव को लेकर जी उपेंद्र, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आपने विस्तार से बताया कि आज का जो दौरा है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कितना खास होने वाला है। और ये कहा जाता है कि पूर्वांचल की हवा जिसने भी भांप लिया उसे किला फतह करने से कोई रोक नहीं सकता, और ऐसे में नेताओं से बात करना आज बेहद खास है। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी जोर शोर से तैयारी कर रही है। प्रयागराज में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सभी निगमों में बीजेपी के जीत का दावा किया है। केशव मौर्य ने कहा कि हर जगह बीजेपी के पक्ष में माहौल दिख रहा है, यूपी की जनता बीजेपी के विकास के साथ है। तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी सीटें मेयर की भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और हमारे जो विकास कार्य हैं उनके साथ जनता है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी जीत का दावा किया है। चुनाव में प्रयागराज नगर निगम सहित हम उत्तर प्रदेश के सभी 17 नगर निगम जीतने जा रहे हैं। कमल खिलने जा रहा है, जो कमल सुशासन का है, जो विकास का है, जो सुरक्षा का है, जो कानून व्यवस्था का है। और यह भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने पार्टी के एक समर्पित सिपाही जो महानगर अध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे, एक गरीब कार्यकर्ता को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है। और मैं कल से प्रयागराज में हूं, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया हूं और कई चुनाव यहां मैंने नगर निकाय के भी देखे हैं, विधानसभा और लोकसभा के भी देखे हैं। लेकिन नगर निकाय के इस चुनाव को लेकर के जितना उत्साह भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता में है, हमारे सब नेतृत्व करने वाले नेताओं की सक्रियता
और जनता भी जैसे कि कार्यकर्ता की तरह इस चुनाव को लड़ रही है। तो निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का मेगा प्लान तैयार है। 24 अप्रैल से बीजेपी नगर निगमों में नगर विकास रथ निकालेगी। 24 अप्रैल से सीएम योगी का प्रचार अभियान की भी शुरुआत है। मेरठ में बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद, गाजियाबाद में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहेंगे। तो प्रचार प्रसार किया जाएगा। 24 अप्रैल से ही प्रचार की शुरुआत होगी। नगर निकाय चुनाव को लेकर जो रथ है उसको निकाला जाएगा और जगह जगह पर जाकर प्रचार प्रसार किया जाएगा। निकाय चुनाव के लिए 24 अप्रैल को नामांकन का आखिरी दिन है और ऐसे में बीजेपी की जो फाइनल लिस्ट है वो आज जा सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। आज जारी हो सकती है लिस्ट। संकेत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। संकेत, देखिए, पहली चीज तो आज बीजेपी की फाइनल लिस्ट आ सकती है, ये भी कहा जा रहा है। हालांकि आपके सूत्र क्या कह रहे हैं आप समझना चाहेंगे। दूसरी चीज, चुनाव प्रचार प्रसार की भी शुरुआत जो है भारतीय जनता पार्टी कल से करने वाली है। क्या खास होगा इसमें? बिल्कुल, देखिए, कुछ देर में ही भारतीय जनता पार्टी के 7 नगर निगम के प्रत्याशियों की सूची जारी होगी और नगर पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशियों की सूची कुछ देर में ही जारी होने वाली है। दरअसल इस सूची पर केंद्रीय नेतृत्व की मुहर लग गई है। जो महापौर 7 महापौरों प्रत्याशियों की जो सूची है उस पर केंद्रीय नेतृत्व ने मुहर लगा दी है। कुछ देर में ही ये सूची जारी हो जाएगी और इसमें 3 से ज्यादा मौजूदा जो महापौर हैं उनके टिकट कटने तय माने जा रहे हैं। यानी कि 3 से ज्यादा नए चेहरे भी इस बार होंगे, जो नए लोगों को मौका मिलेगा महापौर के प्रत्याशी के तौर पर। वही दूसरी सबसे अहम बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी कल से अपने निकाय चुनाव से जुड़े हुए चुनावी प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही है। नगर विकास रथ कल निकाले जाएंगे। 4 जगहों से, 4 नगर निगमों से ये नगर विकास रथ रवाना किए जाएंगे। उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से नगर विकास रथ को हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ से हरी झंडी दिखाएंगे इस नगर विकास रथ को। इसके अलावा झांसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हरी झंडी दिखाएंगे। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद से हरी झंडी दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी 25 अप्रैल को अपना। चलिए संकेत, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आपको बता दें, कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी दिल्ली रवाना हो गए हैं। प्रयागराज मामले में शीर्ष नेतृत्व से वो मुलाकात कर सकते हैं। पूर्व एसपी नेता रईस शुक्ला की बीजेपी में एंट्री से नाराज हैं। नंदी ने रईस शुक्ला के बीजेपी में शामिल होने का विरोध किया है। नंदी के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़े थे रईस शुक्ला। नंदी ने एक वीडियो जारी कर अपने संघर्ष की कहानी भी बताई है। चुनौतियां सदैव व्यक्ति और व्यक्तित्व को निखारती हैं, ये नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने कहा है। तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी को रईस से जो है समस्या हो रही है और ऐसे में अब उन्होंने ये सोच लिया है कि वो शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे, मुलाकात करेंगे। हालांकि इसको लेकर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है और कहा है कि व्यक्ति और व्यक्तित्व संघर्ष के बाद ही निखरते हैं। बचपन से ही मैंने कभी ये नहीं सोचा कि ये बड़ा काम हम नहीं कर सकते। कभी फुटपाथ पर पटाखे की दुकान, कभी होली पे रंग और गुब्बारे बेचे हमने। पिताजी 4th क्लास एम्प्लॉय, जहाँ झोपड़पट्टी होती है, गरीब लोग रहते हैं, झोपड़पट्टी कूड़ा बिनने वाले लोग वहाँ रहते थे और दिन भर एक बड़े घर की बेगारी इसलिए करते थे कि वो रात को अपने घर टीवी देखने दे। जानबूझ के गलती नहीं की, कभी गलती से कोई गलती हुई होगी। हालांकि वो मुझसे कहता था मेरा जूता पॉलिश करा के लाओ, तो उसका जूता पॉलिश करा के लाते थे। वो कहता था मेरा कूड़ा फेंका हो तो फेंकाते थे। दिन भर उसके घर की बेगारी करते थे, रात को टीवी देखने थे। एक दिन टीवी देख रहा था, कुछ हंसी किसी नहीं, मैं हंसा जोर से। मकान मालिक के बेटे ने मेरे कान उमेठा, 2 थप्पड़ मारा, भगा दी। थोड़ी देर रोया, थोड़ी देर बाद गया तो तमाम गरीब बच्चे देख रहे थे। मैं भी ऐसे उनको ऐसे आगे करके ऐसे देखने लगा। जैसे इस मकान मालिक की नजर पड़ी, खिड़की बंद कर दिया। थप्पड़ मारा, जुनून आया, यहाँ दिल से लगाई बात और आज उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर उसने थप्पड़ ना मारा होता, मन में जुनून ना आता, तो आज हम यहाँ ना होते। ये है कि कुदरत साथ देता है, हम लोग मेहनत से काम करते हैं। RDX रिमोट बम से हमला हुआ, 2-3 लोग मारे गए, मेरे पर सबसे ज्यादा चोट और मैं बच गया। ऐसे तो जीवन में बहुत सारे सफर है। मैंने ऑटो चला के सेल्समैनी की है, 3 व्हीलर चलाई मैंने, जलेबी बनाई मैंने, लेकिन ऐसे बढ़ते रहे। बचपन से ही। आप सुन रहे थे नंद गोपाल गुप्ता नंदी को, जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं और यूपी सरकार में मंत्री भी है। हालांकि वो किस बात से नाराज है, ये समय आने पर पता चलेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकना होगा, बने रहिए हमारे साथ।